हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, पार्ट ए अकाउंट्स के सैम्पल पेपर का ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एक वीडियो के अंदर मैं 2-4 क्वेश्चन तो खत्म करा ही दूंगा। ऑलमोस्ट 27, 28, 29, 30 और 31 ये 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीडम टू चूज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा फ्रीडमली चूज़ कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं जो इस पर लागू नहीं होती। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, हिस्टोरिकल एनालिसिस। नहीं, ये नहीं है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, हाँ इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस, तो इसका ऑप्शन सी है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट हमारे सामने है। इसमें बोला है डैश इज इंक्लूडेड इन करंट असेट वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3 बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट असेट्स वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। मतलब हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं करंट असेट्स में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, और करंट एसेट हम इसमें से एक्सक्लूड क्यों कर देते हैं जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम इंक्लूड नहीं करते। तो एज अ डेटर ये हमारी करंट असेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी करंट असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स होते हैं हमारे। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है, तो ये हम इंक्लूड करते हैं करंट एसेट्स में जब भी हम प्रिपेयर करते हैं क्या, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा, सी, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ धमाका लिमिटेड 3:1 विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो। तो मेरे को मतलब ऐसा क्या चेंज करना है जिससे कि इनका रेशियो ये जो दे रखा है 3:1 डेप्ट इक्विटी रेशियो गिवन है ये डिक्रीज हो जाए। तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश टू 2 लाख, अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूँ तो ये तो डेप्ट को और बढ़ा देगा। इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ 3 लाख टू वेंडर फ्रॉम whom मशीनरी वॉज परचेज, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी ये डेप्ट को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा डिबेंचर इशू करने पर। गुड परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ 1 लाख रुपए, अगर मैं उधार में माल खरीद लेता हूँ, उधार में गुड्स खरीद लेता हूँ, तो इसका मतलब ये भी तो मेरा क्या कर रहा है, डेप्ट को इशू कर रहा है, मतलब डेप्ट रेशियो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 2 लाख, अगर मैं इक्विटी शेयर इशू कर देता हूँ तो क्या इससे मेरा डेप्ट रेशियो घट जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि जब भी हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज़ हो जाता है। तो एक बार मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, मान लो अब इन्होंने डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या दिया था, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3:1। अब मैं इसको अपनी एज्यूम करी हुई फिगर के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करूँ तो मान लो ऊपर हमारा 6 लाख, नीचे हमारा 2 लाख, अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मेरा जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। बट मुझे क्या करना है यहाँ पर इस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन चूज़ करनी है कि जिससे कि मेरा रेशियो डिक्रीज़ हो जाए। तो अगर मैं ऊपर वाला 6 लाख ही रहने दूँ और नीचे जो इशू ऑफ शेयर है, इक्विटी शेयर का जो ऑप्शन आया था उसको अगर मैं 2 लाख से बढ़ा देता हूँ तो क्या ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2, 3:2। हाँ, तो ये इसका मतलब अब क्या हो रहा है हमारे सिचुएशन के अंदर, डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 स्टेटमेंट 1, पहली स्टेटमेंट बोली है इन्होंने, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। अगर हम मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेच देते हैं तो क्या इससे कोई भी कैश का फ्लो नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल आउट करने पर हमारे पास किसी भी तरीके का इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होता। ठीक है, ये तो होगी स्टेटमेंट 1। अभी स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, स्टेटमेंट 2 कहती है डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश।
क्या डिबेंचर को इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी? तो मैंने बता ही रखा था आपको, कोलेटरल सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी, जैसे बैंक वगैरह में हम अपने डिबेंचर्स को इशू करके दे देते हैं तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी में आ जाते हैं। तो क्या उस सिचुएशन में हमें इनफ्लो ऑफ कैश होगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है, इस सिचुएशन में कोई भी इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी बात गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, हाँ ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का भी हमारे सामने ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा, जिसमें बोला है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बच्चों आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट? अगर हम कभी भी बोनस शेयर इशू करते हैं तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या असर पड़ेगा? तो आप देखो ऑप्शन में ए लिखा है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या इनफ्लो आएगा मतलब कैश आएगा हमारे पास? इनफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नहीं। इनफ्लो इन मतलब तीनों में से सारे ऑप्शन गलत है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट का ऑप्शन ए रहेगा हमारा नो इफेक्ट। जब भी बोनस शेयर इशू करेंगे तो इससे कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है आदित्य सनराइज लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आदित्य सनराइज लिमिटेड ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनकी किताब में, जैसे कि 10% बैंक लोन 31 मार्च 2023 में तो नेल है, यानी कि पे आउट कर रखा है। 31 मार्च 2022 में 1 लाख रुपए का दिखा रखा है और उस पर जो इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने 10% दिखाया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या दी है? इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए, यानी कि इक्विटी शेयर से कुछ कैपिटल रेज करी है जो कि 3 लाख रुपए की है। 10% बैंक लोन वॉज रिपेड ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल को हमने क्या कर दिया है? बैंक लोन रिपेड कर दिया है। और बैंक लोन है कब का? 31 मार्च 2022 को दिखा रहा है 1 लाख रुपए और 1 अप्रैल को पे कर दिया, यानी कि 31 मार्च 2022 को 1 लाख था और 1 अप्रैल को पे कर दिया, यानी कि अगले दिन हमने पे कर दिया। तो इसमें क्या इंटरेस्ट बनेगा? कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा। डिविडेंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20,000 रुपये, यहाँ पर डिविडेंड जो है पे करा गया है 20,000 रुपये का, ठीक है। डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर 2021-22 वॉज 50,000 बट ओनली 20,000 वॉज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो 21-22 का डिविडेंड अप्रूव्ड हुआ था 50,000 हुआ था, लेकिन शेयर होल्डर को दिया कितना गया है? सिर्फ 20,000 रुपये दिया गया है। तो अब मुझे ये बताना है फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना कैश फ्लो हुआ है, यानी कि आउटफ्लो हुआ है कैश का। तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो जो चीज़ें दे रखी है सबसे पहले वो डाल देंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया था बैंक लोन 31 मार्च 2022 कितना शो हो रहा है? 1 लाख रुपए। तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पे कर दिया है। बैंक लोन हमने क्या कर दिया है? 1 लाख रुपए पे कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आया था नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे को इम्पोर्टेंट दिखा। इन्होंने कहा था कि इक्विटी शेयर से कैपिटल रेज करी गई है 3 लाख रुपए। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी कितने रुपए? 3 लाख रुपए। तो ये इनफ्लो हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? देखो प्रपोज डिविडेंड पे करा गया था कितने रुपए? 20,000 रुपये पे करा गया था जो कि अप्रूवल मिला था शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पर हमने डिविडेंड पे करा है तो लिख देंगे इसको माइनस करके डिविडेंड पे कितने रुपए का करा है? 20,000 रुपये। तो ये भी माइनस होगा। अब देखेंगे टोटल हमारा क्या आता है? 1,20,000 1,20,000 तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, और 3 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो आएगा क्या? 1,80,000। क्या क्वेश्चन नंबर 30 में कोई ऐसा ऑप्शन है 1,80,000 वाला? हाँ दे रखा है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी 1,80,000 इज़ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड सब हेड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013।
तो क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों मेरे को सिंपल सा इन्होंने ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं, मुझे इनके मेजर हेड और सब हेड बताने हैं। है तो छोटा सा ही काम, कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, जिसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हो इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, जिससे हमारा टाइम ख़राब ना हो। तो हम फटाफट देखते हैं और इनको इसके अंदर पुट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसको पेज को थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ, जिससे क्वेश्चन भी हमारे सामने रहे और मैं आंसर भी यहाँ इसके लिखता रहूँ। तो सबसे पहले आता है मेरे सामने, इसमें से आप देख सकते हो लूज़ टूल्स, तो लिखते हैं पहले कॉलम में लूज़ टूल्स। ठीक है, अब ये लूज़ टूल्स किसका है? ये इन्वेंट्री के पार्ट होते हैं। सब हेड इसका क्या होगा? इन्वेंट्रीज। और अगर मैं हेडिंग की बात करूँ, इसके मेन हेड की, तो किसके अंदर आता है? बैलेंस शीट में भी आपने पढ़ा होगा, ये आता है करंट एसेट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मेट याद होगा तो आप इसको बहुत आराम से कर लोगे। बैलेंस शीट का लोन रिपेबल ऑन डिमांड, तो पहला पॉइंट डाल देते हैं हम, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, ये डाल दिया। अब ये लोन जो होता है वो किसका सब हेड होता है? ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है। और एक इसके अंदर आ जाता है बच्चों, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ये तो एम्प्लॉयज़ के लिए बात हो रही है। प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया? हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आता है। और ये किसका पार्ट हो गया? नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि हमने पहले से ही पे कर दिया। तो जो भी हम चीज़ पहले ही पे कर देते हैं वो हमारी एक तरीके से क्या बन जाती है बच्चों? एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस किसके अंदर आएगी? हमारी अदर करंट एसेट का पार्ट होता है ये। और इसका मेन हेड क्या आएगा? करंट एसेट। ठीक है, इसका मेन हेड हो गया हमारा करंट एसेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैपिटल एडवांसेस, तो पहले कैपिटल एडवांसेस लिख लेते हैं, कैपिटल एडवांसेस। ठीक है, तो कैपिटल एडवांसेस का जो सब हेड होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसका हो गया हमारा सब हेड। और जो मेन हेड होता है इसका, ये किसके अंदर आता है? हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या है? शेयर इन लिस्टेड कंपनी, तो शेयर इन लिस्टेड कंपनी, पहले इसको ही लिख लेते हैं, शेयर इन लिस्टेड कंपनीज। तो किसके अंदर आता है इसका सब हेड क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और हेडिंग क्या होती है इसकी? नॉन करंट एसेट। मेन हेड होती है इसकी नॉन करंट एसेट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक इस वीडियो के अंदर मैंने सारे आपको कंप्लीट करके दिखा दिए हैं। ठीक है, कोई मुश्किल तो थे नहीं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे सारे। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके अंदर रह गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मैं अभी करवा दूंगा आपको। तो मिलते हैं बच्चों फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।